गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स। इससे पहले हमने जाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी साइड में अगर कंसंट्रेशन के अंदर एक टाइम इंटरवल में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शंस हैं। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हम बाइक से या फिर किसी भी ऑटोमोबाइल से हमें 50 किलोमीटर जाना है, ठीक है। सपोज अगर ये दूरी हमने 1 घंटे के अंदर तय करी तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में हमने 50 किलोमीटर को कवर किया। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारे पास स्पीड होगी ये हो रहेगी आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है ना। और अगर इस दूरी को तय करने के दौरान हम किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो स्पीड लेंगे वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इससे मतलब ये है कि बाइक के अंदर आप देखते हो एक स्पीडोमीटर आता है, ठीक है, और उस स्पीडोमीटर के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा होता है 20, 40, 60, 80 एट्सेट्रा, ठीक है। और बीच में इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर लाइन से होंगी। तो आप देखते हो कि इधर एक सुई सी होती है। अब इस 50 किलोमीटर को जब आपने कवर किया तो इस टाइम के दौरान हो सकता है कि आपने स्पीड कभी 60 रखी हो सकता है कि आपकी स्पीड कभी 40 हुई हो, ठीक है। बीच में ब्रेकर भी आएंगे और भी दूसरे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट आपने घुमा फिरा कर यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर निकाला, ठीक है। और जिस टाइम पर आप चल रहे हो उस टाइम पर सपोज एक डेफिनेट टाइम पीरियड पर आपकी स्पीड 70 है या फिर आपकी वो स्पीड 40 है, ठीक है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो आपकी स्पीड रहेगी उसको बोलोगे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस पूरे टाइम इंटरवल के अंदर जो आपने स्पीड या फिर दूरी तय करी वो आपकी 60 थी, तो यहाँ पर जो स्पीड रहेगी दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। तो सेम इसी तरीके से आपके रेट ऑफ रिएक्शन रहेंगे। एक रहेगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों को हम निकालेंगे कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक पूरे टाइम पीरियड के लिए होगा, मीन्स यहाँ पर टाइम के अंदर जो चेंज है वो बड़ा आएगा, लार्ज चेंज होगा, ठीक है। तो लार्ज चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इज यूज्ड। अब इससे पहले हमने जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस निकाली जैसे ये वाली थी, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है और ये मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो लार्ज चेंज के लिए जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है दैट इज़ योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी अगर आप उसको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो यहाँ पर आएगा माइनस और डेल्टा की जगह पर आ जाएगा डी और इधर ब्रैकेट में क्लोज होगा आपका आर डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा नहीं आएगा ये, इसकी जगह पर आपका डी टी आएगा, ठीक है।
ये डिफरेंशिएशन के अंदर आप पढ़ते हो दिस डी इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, और डेल्टा आप यूज़ करते हो फॉर द बिग चेंज। ओके, तो ये हमारे पास इसके टाइप थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 गिवन अबोव रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ये अगर ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होगा तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इधर ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको कल समझाए थे। अब उसके बाद में है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो इसमें आपको ये रटना नहीं है। यूनिट अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में आपने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन का, जब आप फॉर्मूला लिखते हो अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगी, और अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर आपकी कंसंट्रेशन आएगी और नीचे आएगा आपका टाइम टी। ओके, अब यूनिट निकालने के लिए पहले आप इस कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करो और फिर उसके बाद में इस टाइम की यूनिट पुट करो। कंसंट्रेशन की अगर हम यूनिट देखें तो वो होती है मोल पर लीटर, ठीक है, और अगर टाइम की हम यूनिट देखें तो वो होती है आपकी सेकंड, ठीक है। अब जैसे ही आप इस टाइम को उठाकर ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, अगर ये सेकंड के रिस्पेक्ट में लिखा है तो आप यहाँ पे सेकंड लिखोगे, मिनट के रिस्पेक्ट में अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पर आप ये मिनट यूज़ करोगे, और अगर ये टाइम आपका आवर में है, घंटों में है, तो आप आवर यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस सेकंड को जैसे ऊपर हम लेके जाएंगे तो आपकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 इट इज क्लियर दैट that in the reaction we observe that there is the concentration of reactant, decrease in concentration of reactant, ये आपकी इक्वेशन 4.1 है, और इधर ये आपकी इक्वेशन है 4.2, ठीक है। और इधर ये ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ्स के अंदर आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है और उसके साथ साथ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये वाला है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एंड दिस इज फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस ग्राफ के अंदर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा उस स्लोप के बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो आपका जो स्लोप है दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बता रखा है कि इनको हम मेज़र किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। ऊपर ये टेबल गिवन है और इस टेबल के अंदर है एवरेज रेट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बुटाइल क्लोराइड। ओके, तो इसको आप नोट्स में से आसानी से पढ़ सकते हो। अब इधर ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दी हुई है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स में से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ड्यूरिंग रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो लगातार चेंज होती रहेगी, वो हम फैक्टर्स में देखेंगे। हैंस अबव रेट ऑफ रिएक्शन इन ए डेफिनेट टाइम इंटरवल विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा जो आपने पीछे पढ़ा। अब यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है फॉर जनरल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर मोमेंट और टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन वी मेजर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, then there is very small change in time dt and very small change in the concentration of reactants or product। ठीक है, आप यहाँ पर concentration वर्ड लिखो। hence r इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर r है रेट ऑफ रिएक्शन और INST से मतलब है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और ये वाला है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। देखिए, इसको करना बहुत आसान है। इसके अंदर कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उसके साथ में रिलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशन का यहाँ पर जो मेथड है वो बहुत इजी है। आपने रेट ऑफ रिएक्शन जिस टाइम पे पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, और जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसको हम लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस केमिकल इक्वेशन की निकालनी है, आप यहाँ पे लिखोगे RR, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की साइड में जो भी आपके पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसको आप एज इट इज़ लिखोगे। अगर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पर ये डेल्टा आएगा। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में आपका क्लोज हो जाएगा PCl5। ठीक है, और नीचे आपका डेल्टा टी, जो भी टाइम यहाँ पे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में T2 माइनस T1। तो ये तो आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, और अगर इसी को आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखो तो आप इसके इक्वल में करके लिखोगे प्लस। अब प्रोडक्ट के साथ में हम प्लस यूज़ करते हैं तो ये डेल्टा PCl3 ब्रैकेट क्लोज और डेल्टा टी आएगा इक्वल टू डेल्टा Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इधर ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये PCl5 आपको गिवन था, तो ये माइनस डेल्टा टी PCl5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और रिएक्टेंट साइड में आप जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है उसको आप एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट है उसको एज इट इज़ लिखना है। अगर वो प्रोडक्ट की साइड से है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ करोगे, और अगर ये रिएक्टेंट की साइड में है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करोगे। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि किसी टाइप की जो आपके पास स्टोइकियोमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हो। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। बट कुछ केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ पर स्टोइकियोमेट्री होती है, जैसे सपोज यहाँ पर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये कुछ भी आ सकता है। ये आप जिस टाइम पे आप बैलेंसिंग करोगे तो उस टाइम पे आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपके पास बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है तो उसको आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो। बट अगर इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ में अलग अलग टाइप की स्टोइकियोमेट्री हो तो फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, ये हम अब आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये केमिकल रिएक्शन हमने देखी,
अब उसके बाद में आपके पास ये वाली केमिकल रिएक्शन है, तो इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो 2N2O5 है, 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 2,4 ना होता तो हम आसानी से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। रिएक्टेंट साइड में ये है, तो रिएक्टेंट साइड के लिए आपका ये आ जाता माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। बट इधर अब ये 2 गिवन है, यहाँ पर ये 4 गिवन है, तो अब हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। और अगर इसको एक्सप्रेस करना होता तो ये आपका आता, अगर ये 4 यहाँ पे ना होता तो ये प्लस डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो आती है। बट इस केस में अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको करना ये है कि जो भी स्टोइकियोमेट्री गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 गिवन है तो माइनस के बाद में 1/2 लिखोगे, और आगे जो एज इट इज़ है वो आपको लिखना है डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अगर यहाँ पर 4 गिवन है तो ये जैसे प्रोडक्ट साइड में हम पॉजिटिव साइन यूज़ करके लिखते हैं तो 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 1/5 आता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। देयर विल बी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर नॉट सेम इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। वी हैव ए रिएक्शन 2N2O5 का प्रोडक्ट बना 4NO2 प्लस O2। इन द अबव रिएक्शन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ O2। अब इसको इसने कंपेयर कर रखा है, जो यहाँ पर O2 है, O2 इधर फॉर्म होगा, N2O5 डिकम्पोज होगा। ये आप जानते हो कि रिएक्टेंट टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, तो O2 की फॉर्मेशन के मुकाबले N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो आपका डबल है, ठीक है। जिस स्पीड से आपका O2 बन रहा है उसकी डबल स्पीड से आपका N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू द O2, ठीक है। अब NO2 भी फॉर्म हो रहा है, O2 भी फॉर्म हो रहा है, तो NO2 की फॉर्मेशन की जो रेट है वो O2 की फॉर्मेशन की रेट 4 टाइम है, ठीक है। अब आगे एक्सप्रेस करके दे रखा है, तो आप इसको करेक्ट करोगे, ठीक है। माइनस जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री गिवन है उस स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो 2N2O5 है और इधर है 4NO2, ओके। तो यहाँ पे -1/2 आएगा, इसको आप करेक्ट करना अपने नोट्स में, ठीक है। तो -1/2 और इधर ये 4 है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन की, इसने ही गलत लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप करेक्ट करोगे। नेक्स्ट, इन अबव रिएक्शन द रेट्स which are expressed are not equal. To make the rates of reaction equal, we have to divide stoichiometric coefficient and after that rate of reaction will be same. यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन गिवन है ये यहाँ पे राइट होगी और ऊपर वाली वो रॉन्ग होगी, ठीक है। जो भी स्टोइकियोमेट्री गिवन है उस स्टोइकियोमेट्री को हम डिवाइड के अंदर लिख देंगे। तो ये आपका -1/2 और इधर ये प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये माइनस आएगा। इस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में सेम केमिकल रिएक्शन को इधर फिर दोबारा से एक्सप्रेस किया हुआ है कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 5 गिवन है, इसको आप स्टोइकियोमेट्री में लिख दोगे। इधर ये 6 गिवन है, इस 6 को आप स्टोइकियोमेट्री में यूज़ करोगे। इधर ये 3 दिस आर ऑल्सो विल बी रिटन इन द स्टोइकियोमेट्री। और अगर ये प्रोडक्ट साइड में है तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा, रिएक्टेंट साइड में आने पर ये नेगेटिव साइन होगा, ओके। तो
ये आपकी केमिकल रिएक्शन थी। नेक्स्ट, नोट सिंबल डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर इज सिंबल डी इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन घटा दो और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम जब आप घटाओगे तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा। आप पीछे बार बार इसको पढ़ रहे हो और इसके बेसिस पे आपका ये इनिशियल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर सेम चीज़ होगा, T1 T2 गिवन है और आपका R2 और R1 गिवन। इनको जैसे आप यूज़ करोगे तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको मेजर करने का सीधा सा तरीका ये होगा कि ग्राफ के अंदर जो टेंजेंट का स्लोप है उस टेंजेंट के स्लोप के बराबर आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, टू मेजर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम t and tangent is drawn to curve at the point corresponding to that time, the slope of tangent is equal to the instantaneous rate of reaction. The slope is negative when instantaneous rate of reaction is measured with respect to the reactant. The slope is positive when the instantaneous rate of reaction is measured with respect to the product. ठीक है। कर्व ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन here, and in the next graph we can see that instantaneous rate of reaction is drawn with respect to the product। ठीक है। और नेक्स्ट उसके बेसिस पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो आप सेम फिनोमिना जो आपने पीछे यूज़ किया था उनको यूज़ करते हुए आसानी से निकाल सकते हो और ऊपर आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है। और उसके बाद में एक और है यहाँ पर न्यूमेरिकल, और सेम केमिकल रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़ी थी वो वाली केमिकल रिएक्शन यहाँ पर फिर दोबारा से गिवन है। सेम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। अब उसके बाद में है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।